शान तेरी न कम होने देंगे वतन ना। जय हिंद गाइस इट्स मी राजीव। आप सभी का फिर से जेनिफर क्राफ्टिस का चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो टॉपिक मैं आप सभी को बताने जाऊंगा गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कम्पेयर टू अवर एजुकेशन। एंड गाइस, अगर कंपटीशन की बात करें ना, तो आप कोई भी पेपर देंगे ना, तो गाइस पॉलिटिक्स का ये जो टॉपिक है, धारा 370 और 35A, अनुच्छेद 35A, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के स्तर पे देखें तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ये जो टॉपिक व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है आखिरी तक कृपया, आप सभी से अनुरोध रहेगा कृपया इसको आखिरी तक देखें कि धारा 370 और 35A का क्या कारण रहा, क्यों ये और मतलब क्यों ये स्थिति बनी धारा 370 और 35A वाली, और किसने इस स्थिति को पैदा किया, और इसमें सम्मिलित कौन कौन थे, और इसका अंत कैसे हुआ गाइस। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए देंगे, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अंत तक इस वीडियो को देखें गाइस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लिसन दिस complete content keenly till the end guys, then only you will understand completely। धारा 370 और आर्टिकल 35A का इतिहास। धारा 370 और आर्टिकल 35A के इतिहास को समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि इसे हटाना कितना मुश्किल या सरल है। दरअसल अब अंग्रेज अपने उपनिवेशों को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने भारत के भी दो हिस्से करने का प्लान बनाया और उन्होंने उसे सफलतापूर्वक लागू भी कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान के पहले का संविधान है। इस एक्ट के सेक्शन 311 में भारत की परिभाषा लिखी है। उसमें लिखा है कि ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स, यानी भारत जो है वह ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर है। मतलब यह है कि पासपोर्ट बनता था तो अब आपको ब्रिटिश इंडिया से लेना पड़ता था, भले ही आप किसी भी रियासत के राजा क्यों ना हो, क्योंकि उस समय भारत का जो साम्राज्य था वो पूरा ब्रिटिश के कब्जे में था, इसलिए आपको पासपोर्ट भी बनवाना पड़ता था। कोई भी रियासत के आप चाहे राजा क्यों ना हो, आपको ब्रिटिश के पास ही जाना था। तो उस समय जो है कोई भी रियासत हो, प्रिंसली स्टेट्स हो, वह पूरा भारत ही कहलाता था। मतलब यह कि जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो वे भारत छोड़कर जा रहे थे, किसी रियासत को नहीं। स्वाभाविक ही ये सभी रियासतें मिलकर भारत ही थी। जब रियासतें भारत में ही थी तो विलय का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब भारत में रियासतें बाहर हैं ही नहीं तो कैसे विलय। लेकिन फिर भी विलय का प्रारूप बनाया गया, क्योंकि भारत के दो टुकड़े किए जा रहे थे, एक का नाम पाकिस्तान और दूसरे का नाम हिंदुस्तान हुआ। ऐसे में विलय पत्र जरूरी था। कई ब्रिटिशर्स का तो उनका तो नारा ही था कि फूट डालो और राज करो, तो वो तो उनको तो ये करना ही था। प्रारूप बनाकर 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन की अध्यक्षता में सभी रियासतों को बुलाया गया। इन सभी रियासतों को बताया गया कि आपको अपना विलय करना है, वह हिंदुस्तान में करें या पाकिस्तान में, यह आपका निर्णय है। जाहिर सी बात है कि माउंटबेटन के प्लान में किसी भी राज्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं था, उसे दो से किसी एक देश को चुनना था। उस विलय पत्र को सभा में बांट दिया गया। यह विलय पत्र सभी रियासतों के लिए एक ही फॉर्मेट में बनाया गया था, जिसमें कुछ भी लिखना या काटना संभव नहीं था। बस उस पर रियासतों के प्रमुख राजा या नवाब को अपने नाम, पता, देश का नाम और सील लगाकर उस पर दस्तखत करने इसे गवर्नर को देना था, और गवर्नर को यह निर्णय लेना था कि कौन सा राजा किस देश के साथ रह सकता है। 26 अगस्त 1947 को जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी। ना इसमें कोई शर्तें
ना इसमें कोई शर्त शुमार थी और ना ही रियासत के लिए विशेष दर्जे जैसी कोई मांग। इस वैधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही सूचना जम्मू और कश्मीर, समूचे जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद संविधान बनना शुरू हुआ, पहले प्रांत का, फिर सेंटर और फिर रियासत का। संविधान सभा में जब प्रिंसली स्टेट्स को यह कहा गया कि आप स्थानीय आधार पर अपनी संविधान बना लीजिए, क्योंकि केंद्र में संविधान बन रहा है और बाद में हम उसमें यह जोड़ देंगे। ऐसे में वहाँ के राजाओं ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने राज्य का संविधान बिना कोई दिक्कत की बना के उनको सौंप दिया। ऐसे में भीमराव और बाद में M.K. बेलोडी कमेटी बनाई गई। भीमराव और M.K. बेलोडी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि अब ये रियासतों के संविधान होंगे। बाद में रियासतों के कानून को संविधान में जोड़ दिया गया। बाद में सरदार पटेल ने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स को प्रोविंस और कोई अलग नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंस कोई अलग नहीं है, सरदार पटेल ने ये कहा। इसलिए हम इसमें फ़र्क नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों की कानून एक ही समान हों। तब संविधान सभा ने रियासत और राज्य दोनों के ही कानून को मिलाकर एक ही प्रकार के कानून अटैच किए और उन्हें फिर से सभी रियासतों को भेजा गया। सभी राजाओं ने इस पर विचार किया और इसे अपनी मंजूरी दे दी। इन स्टेट्स के संविधान में सभी राजाओं ने लिखा कि मैं, मेरे वंशज और मेरे बाद जो मेरा उत्तराधिकारी और राज्य में आने वाला शासन करने वाला कोई भी व्यक्ति और यहाँ की प्रजा, वो सभी भारत के संविधान को एडॉप्ट करते हैं और भारत का संविधान यहाँ लागू होता है। मतलब यह कि अब राजा है तो संविधान के द्वारा राजा है, अगर संविधान उसे राजा नहीं बताता तो वह राजा नहीं है। इसलिए अब भारतीय लोकतंत्र में राजा और प्रजा नहीं रहे, प्रजा ही राजा है। तब 25 नवंबर 1949 को इसे भारत में अपनाया, लेकिन इसके पहले 17 अक्टूबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसने जम्मू और कश्मीर का इतिहास बदल दिया। दरअसल संसद में गोपाल स्वामी अय्यर ने खड़े होकर कहा कि हम जम्मू और कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि क्यों देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इस राज्य के साथ समस्याएं हैं। आधे लोग उधर फंसे हुए हैं और आधे इधर। तो वहाँ की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है। तो ऐसे में वहाँ के लिए फ़िलहाल नए आर्टिकल की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना संभव नहीं है। अतः अस्थायी तौर पर उसके लिए 370 लागू करना होगा। जब वहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे तब इस आधार को भी हटा दिया जाएगा। फिलहाल वहाँ धारा 370 में से काम चलाया जा सकता है। धारा 370 को लागू करने के बारे में जो अपने तर्क रखे थे, उनका नाम था गाइस, क्या नाम था उनका, अभी तो बताया था, गोपाल स्वामी अय्यर ने अपने तर्क रखे थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा कश्मीर का कब्जा किए है, इसलिए उसको भारत का भी हिस्सा नहीं बता सकते हैं पूर्णता से, इसलिए उसके लिए आर्टिकल की पूर्ण आवश्यकता रहेगी, 370 आर्टिकल की। उल्लेखनीय है कि सबसे कम समय में डिबेट के बाद यह आर्टिकल पार्लियामेंट में पास हो गया। यह संविधान में सबसे आखिरी में जोड़ी गई धारा थी। इस धारा के फेस पर भी लिखा है कि टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू और कश्मीर।
इस प्रोविज़न मतलब ये जो धारा थी इसके पेज पर भी लिखा गया है कि यह धारा जो है टेम्पररी प्रोविज़न फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर है। भारतीय संविधान के 21वें भाग का 370 एक अनुच्छेद है। 21वें भाग को बनाया ही गया अस्थायी प्रावधानों के लिए था, जिसे कि बाद में हटाया जा सके। इस धारा के 3 खंड हैं। इसके तीसरे खंड में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर का संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 कभी भी खत्म कर सकता है। हालांकि अब तो संविधान सभा रही नहीं, ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। जब कोई आर्टिकल या धारा टेम्पररी बनाई जाती है तो उसको सीज करने या हटाने की प्रक्रिया भी लिखी जाती है। उसमें लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उचित समझे और उन्हें लगे कि समस्याओं का हल हो गया है या जनजीवन सामान्य हो गया हो तो वह उस धारा को हटा सकता है। जब प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ अब सामान्य हो गई स्थिति, तब वह आर्टिकल 370 को हटा सकता है, यह उसमें कहा गया। यहाँ यह समझने वाली बात यह है कि धारा 370 भारत की संसद लेकर आई है और वही इसे हटा सकती है। इस धारा को कोई जम्मू और कश्मीर की विधानसभा या वहाँ का राजा नहीं लेकर आया है, जो हटा नहीं सकते हैं। यह धारा इसलिए लाई गई थी क्योंकि तब वहाँ युद्ध जैसी हालात थे और उधर पीओके की जनता इधर पलायन करके आ रही थी। ऐसे में वहाँ भारत के संपूर्ण संविधान को लागू करना शायद नेहरू ने उचित नहीं समझा या नेहरू ने इस संबंध में शेख अब्दुल्ला की बात मानी हो। लेकिन यह भी कहा गया कि इसी बीच वहाँ पर भारत के संविधान का वह कानून लागू होगा जिस पर फिलहाल वहाँ कोई समस्या या विवाद नहीं है। बाद में धीरे धीरे वहाँ भारत के संविधान के अन्य कानून लागू कर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में सबसे पहले 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे दिल्ली एग्रीमेंट कहा गया। दिल्ली एग्रीमेंट सन 1952 में शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया गया था, अर्थात जम्मू और कश्मीर के नागरिक भी भारत के नागरिक मान लिए गए थे। सन 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही 1954 के विवादित कानून अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। ज्ञात किया गया कि इस अनुच्छेद के बाद ही जम्मू और कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया। इस विवादित कानून जो कि 35A है, इसके होने के बाद ही जो विवाद हुआ उससे 1956 में जम्मू और कश्मीर का नया कानून बनाया गया। 1954 में राष्ट्रपति का आदेश। अब 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान लागू किए जाने थे, लेकिन उन्होंने अलग से राज्य को एक कानूनी आदेश दे दिया। ऐसा आदेश जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। दरअसल किसी राष्ट्रपति को संविधान में कोई धारा जोड़ने या नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे जब अधिकार ही नहीं है कोई किसी भी राष्ट्रपति को कोई भी कानून या धारा को निर्मित करने का, बनाने का, तब उन्होंने ये गुस्ताखी कैसे कर दी कि 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने बिना किसी लोकसभा के, बिना राज्यसभा के अनुमति लिए उनसे उनसे बिना बातचीत किए ये जो 35A है उसको निर्मित कर दिया, बना दिया। और लेकिन ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के कहने पर राज्य को विशेष अधिकार देने के लिए एक आदेश पारित कर दिया। यह विशेष अधिकार ही आर्टिकल 35A था। यह ऐसा आर्टिकल है जिसको राष्ट्रपति को बनाने का अधिकार ही नहीं था।
राष्ट्रपति के अधिकार में यह था कि जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के बचे हुए प्रावधानों को लागू किया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों को लागू करने के बजाय एक नया आर्टिकल बना दिया, आर्टिकल 35A, जिसकी देश का सबसे बड़ा संवैधानिक फ्रॉड माना गया जिसे देश का। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया। इस आर्टिकल 35A में लिखा है कि जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संविधान जम्मू और कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इस आर्टिकल में ये बताया 1954 का जो आर्टिकल बना 35A, राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उनके और नेहरू जी के सुझाव के बाद जो आर्टिकल ये बना, इसमें ये था कि इसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, इसको विशेष अधिकार दिए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर को। इसके तहत दिए गए अधिकार स्थायी निवासियों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वे आज़ादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों को अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किसी तरह की सहूलियत दे अथवा नहीं दे। लास्टली जम्मू कश्मीर को भी भारत के संविधान के अंतर्गत ले लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू मीट शेख अब्दुल्ला फ्रॉम कश्मीर, September 26, 1947. As the week's news flowed in, a dispatch from India followed up on Earl Mountbatten's speech. Arriving in Kashmir, Pandit Nehru was greeted in traditional fashion by Sheikh Abdullah. The tall Kashmir leader had been released from prison to become head of the administration when Maharaja Sahari Singh, here returning to his capital, joined the Indian Dominion. When the Maharaja greeted the Indian Premier, it became clear to all observers that the proposed plebiscite was as good as settled, and that Kashmir would vote to remain within the Indian Dominion. That thought was reflected in Nehru's speech as he told the people that the Indian Army would clear all invaders from their soil. In the western part of the province, tribesmen are now in full retreat. A new invasion has been reported at Jammu in the south. India and Pakistan have not yet found a solution for peace. From troubled Asia, the camera moved. यह उल्लेखनीय है कि यह आर्टिकल ना तो पीएम नेहरू ने कैबिनेट में पास कराया और ना ही इसका संविधान में कोई उल्लेख है। फिर भी यह आर्टिकल बाद में संविधान में जोड़ दिया गया। इस आर्टिकल को संविधान में बाद में जोड़ दिया गया। अब आर्टिकल 35A में लिखा है कि राज्य, अब आर्टिकल 35A में लिखा क्या है? आर्टिकल 35A में लिखा है कि राज्य यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है, किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ किसे मिलेगा। जब राज्य को ये अधिकार दे दिए गए तो फिर जम्मू और कश्मीर में राजनीतिज्ञों को अपनी मनमानी करने का एक हथियार मिल गया। इस आधार पर उन्होंने तब राज्य का अपना संविधान बना लिया। इसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा और या फिर उससे पहले के 10 वर्षों में राज्य का वह नागरिक था। भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन सकता और इसी कारण वो वहाँ वोट नहीं डाल सकता। राज्य किसी गैर कश्मीरी व्यक्ति को कश्मीर में ज़मीन खरीदने से रोकता है। अगर जम्मू और कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में व्यापारिक संस्थान नहीं खोल सकता है। ये 5 पॉइंट जो दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि अब जो राजनीतिज्ञ थे वह अपनी मनमानी चलाने लगे थे, क्योंकि अब जो था विशेष अधिकार मिल गए थे जम्मू और कश्मीर को और स्वतंत्र हो गया था जम्मू और कश्मीर। तो उसमें कहा गया कि जम्मू और कश्मीर के नागरिक वही कहलाएंगे जो 14 मई 1954 को उपस्थित थे और उसके 10 वर्ष पहले जो व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में थे वही व्यक्ति इस जम्मू और कश्मीर के नागरिक कहलाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के जो निवासी व्यक्ति हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा और उसके बाहर के व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में वोट डालने का। और जम्मू और कश्मीर में गैर सरकारी व्यक्ति को कश्मीर में ज़मीन खरीदने से भी रोका जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जम्मू और कश्मीर का नहीं होगा वह ज़मीन भी नहीं खरीद सकता है जम्मू और कश्मीर में। अपना इंटरप्राइज भी नहीं डाल सकता, अपनी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप नहीं कर सकता, अपने होटल्स भी नहीं खोल सकता, रेस्टोरेंट भी नहीं खोल सकता। सभी के लिए रोक लगी थी। अगर जम्मू और कश्मीर की कोई भी लड़की अगर बाहर की लड़की से शादी करती है तो उसको और उसके बच्चे को भी जम्मू और कश्मीर से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में व्यापारिक संस्थान नहीं खोल सकता है, व्यापारिक संस्थान भी नहीं खोल सकता है कोई व्यक्ति। इस कानून की आड़ में राज्य सरकार ने देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में मुसलमानों को तो जम्मू और कश्मीर की नागरिकता दे दी, लेकिन हिंदू और सिखों को इससे वंचित रखा। मुसलमानों को ज़्यादा तादाद में शरणार्थियों के तौर से जम्मू और कश्मीर में जगह दे दी, लेकिन हिंदू और सिखों को इससे वंचित रखा गया। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिला और अन्य भारतीय नागरिकों की सभी साथ भी जम्मू और कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35A की आड़ लेकर भेदभाव करती थी। यदि कोई मुसलमान किसी बाहरी लड़की से विवाह कर लेता है तो उसने वहाँ का नागरिक मान लिया जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू ऐसा करता है तो उसे नागरिक नहीं माना जाता, उसे दोषी माना जाता है। 1989 तक राज्य में स्थिति शांत रही। राज्य में विकास की गति तेज हो चली थी। वहाँ का पर्यटन भी अपने चरम पर था, लेकिन फिर 1990 से कश्मीरी घाटी में शुरू हुआ हिंदुओं का कत्लेआम करना और राज्य की स्थिति बदल गई। तब से अब तक इस राज्य को वहाँ के कट्टरपंथियों और राजनीतिज्ञों ने इसे फिर से एक विवादित और अशांत स्थान बना रखा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि राज्य इसी तरह अशांत रहे ताकि वहाँ कभी भी 35A और धारा 370 नहीं हटाई जा सके। अतः यह माना जाता है कि भारत की संसद, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने की शक्ति रखते हैं। Guys, please don't forget to like, share and subscribe the channel, guys. Thank you.